बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। मुगलों से मिट्टी झाड़ने के लिए हुकूमत ने फैसला किया कि कुछ वज़रा को रद्दबदल कर दिया जाए, यानी एक वजीर के कपड़े उतार के दूसरे को पहना देंगे, दूसरे के उतार के तीसरे को पहना देंगे। मे भी मोहसिन नकवी का दिल कर रहा हो वजीर खारजा बनने का, तो उसका यूनिफॉर्म बना दिया जाएगा किसी और को, और वजीर दाखिला कोई और बन जाएगा, और वजीर खारजा के कपड़े उतार के मोहसिन नकवी को पहना दिए जाएंगे। बहुत मुमकिन है, बहुत मुमकिन है। ये खेल ऐसे ही खेलते हैं, रद्दबदल कर रहे हैं। कुछ नए चेहरों को कहते हैं जी शामिल किया जाएगा, और वजीर आजम ने कोई मुशावरत मुकम्मल कर ली। ये सब धोखा है, सब धोखा है। PMLN ने अपनी सारी ताकत लगाई है, अपने सारे लोग इसके अंदर लगाए, लेकिन क्योंकि अवाम की जानिब से कोई लिजिटमेसी नहीं थी, अवाम की जानिब से इनको वोट नहीं मिले हुए थे, अवाम का मैंडेट और अवाम की सपोर्ट इनके साथ नहीं थी, इसलिए ये हर मैदान में फेल हो गए, ये कामयाब हो नहीं पाए। और आसिम मुनीर साहब और उनकी पूरी टीम मुकम्मल तौर पे फेल हो चुकी है। अब देखना यह है कि ये सरेंडर कब करते हैं, क्योंकि इन्हें आइडिया हो गया अगर हालात यही चले ना तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये तनख्वाह देने के भी काबिल नहीं रहेंगे। 20-20 अरब रुपए से ज्यादा एक एक दिन में पाकिस्तान ने कर्जा लिया है। इतना कर्जा पाकिस्तान ने तारीख में कभी नहीं लिया जितना कर्जा इन 4 सालों में आसिम मुनीर साहब के दौर में पाकिस्तान ने ले लिया। पाकिस्तान के तमाम आर्मी चीफ मिलकर इतना कर्जा नहीं ले सके जितना कर्जा अकेले आसिम मुनीर साहब ने ले लिया। और उसका नतीजा क्या निकला कि पाकिस्तान पे बोझ पड़ गया, पाकिस्तान को फायदा कोई नहीं हुआ। तो आसिम मुनीर साहब और उनकी सारी टीम मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गई। और सोने पे सुहागा यह है कि जिस आदमी को तोड़ने के लिए पाकिस्तान को इस बर्बादी की इंतहा तक पहुंचाया गया, वो आदमी इमरान खान इनसे फिर भी नहीं टूटा। ये सोने पे सुहागा इनके लिए। ये इनके लिए जो है वो ज्यादा बड़ी मुसीबत यह है कि इतना सारा कुछ गवा दिया, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, इदारे की इज्जत दांव पे लगा दी एक आदमी को तोड़ने के चक्कर में, और वो आदमी इनसे अब तक नहीं टूटा। तो शर्मिंदगी और शिकस्त अपनी जगह पे है, मुल्क की तबाही अलग हो गई है। ये इन्होंने किया पाकिस्तान के साथ। और देखें, असल तब्दीली अगर आपने करनी है ना तो वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को सोचना पड़ेगा उस तब्दीली के लिए। वो तब्दीली सियासतदानों में करने से कोई फायदा नहीं है। वो तो एक इलेक्शन होगा, सियासतदानों की नई लौट आ जाएगी, अवाम के मैंडेट वाली हुकूमत आ जाएगी, एक इलेक्शन होगा, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को यह सोचना है कि क्या इसी गंदे रस्ते पे उन्होंने चलना है, या उन्होंने ऐसे नासूरों से जान छुड़वानी है जो इस गंदे रस्ते के ऊपर लीड कर रहे हैं, पूरे इदारे की बदनामी का बायस बन रहे हैं। अब हामिद खान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, और एक स्टेटमेंट दिया है लतीफ खोसा साहब ने। मुझे दोनों का स्टेटमेंट सुन के हैरत हुई, क्योंकि दोनों ने आसिम मुनीर साहब को बराह रास्त निशाना बनाया। जरा दोनों का स्टेटमेंट आप सुने, पहले हामिद खान साहब का सुने, फिर आप सुने लतीफ खोसा साहब का। और इससे मुझे एक तो अंदाजा हो रहा है कि नवश्ता दीवार पे क्या लिखा है वो तो मैं अब पढ़ पा रहा हूं। और ये बड़े समझदार, बड़े घाघ लोग हैं, इनको भी आइडिया हो गया है कि मुकम्मल फेलियर हो चुका है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का मौजूदा रजीम के साथ मिलकर। अब इनके पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है और कोई ऐसा बहाना भी नहीं है कि ये उठाकर किसी और के ऊपर डाल दें। आसिम मुनीर साहब ने फौज का और जंग का सियासी फायदा उठाया और अपने आप को फील्ड मार्शल बना लिया, हालांकि इनका उस जंग में कोई किरदार नहीं था। असल में तो एयरफोर्स ने लड़ाई लड़ी थी, लेकिन इन्होंने सियासी फायदा उठाया और आईनी तरमीम के जरिए से अपने आप को ना सिर्फ फील्ड मार्शल बना लिया बल्कि 5 साल के लिए नौकरी पे अपने आप को दोबारा बिठा लिया। ये हामिद खान साहब है। अब सुने लतीफ खोसा साहब हैं, वो क्या कह रहे थे, ये सुने आप। तो तीनों अफवाज के जो सरबराहान है उनका भी, और सदर साहब कहते हैं ताहयात इस्तिस्ना है, यानी वो मरने के बाद भी उनसे कोई नहीं पूछ सकता। वो आइन को तोड़ने, आर्टिकल 6 किधर गया, आइन किधर गया? आर्टिकल 6 तो कहता है जो भी खिलवाड़ करेगा आइन के साथ उसको सजाए मौत होगी। सबसे बड़ा है और एक वाहिद जुर्म है जो आइन के अंदर दर्ज है, वो आइन से खिलवाड़ है, इसलिए कि वो पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की जिंदगियों का अहाता करता है और वो सारे जो है निजाम उसके ऊपर चलता है। तो उसको इतना ज्यादा किया गया, लेकिन आइन में ये 27वीं तरमीम करके उसको खत्म कर दिया गया माशाअल्लाह। अब सरबराहान जो मर्जी आइन पे के साथ करे तोड़े, ये 28वीं तरमीम में अपने आप को जो है सदर पाकिस्तान बना दे, वर्दी के साथ बैठ जाएं, जो मर्जी करें, इन्होंने उसी तनख्वाह पर काम करना। तो ये देखें बड़ा खौफनाक खेल खेला जा रहा है। ये अभी और भी इन्होंने बातें की हैं, बड़ा खुल के, बड़ा वजाहत के साथ इन्होंने कहा जी कि ये जो इस्तिस्ना लिया गया, ये इस्तिस्ना आइन के मुताबिक है ही नहीं, क्योंकि ये आइन के आर्टिकल्स की खिलाफ वर्जी है। मैं पहले भी आपको कह चुका हूं कि पाकिस्तान का जो पूरा आइन है वो करारदाद मकासद के ऊपर खड़ा है। और करारदाद मकासद क्या है कि मुल्क के आइन में कोई एक भी ऐसी चीज शामिल नहीं की जा सकती जो इस्लामी शरीयत के खिलाफ हो या इस्लामी उसूलों के खिलाफ हो। तो ये तो इस्लाम ही नहीं मानता इस्तिस्ना में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहबजादी के लिए बोला, वहां भी इस्तिस्ना नहीं था कि अगर मेरी बेटी भी ऐसा करती तो मैं हाथ काट देता। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बेटे को सजा दी
और सहाबा इकराम ने अपने लिए इस्तिस्ना नहीं लिया, अपनी जात के लिए इस्तिस्ना नहीं लिया। हजरत उमर फारूक से वहां पे पूछा कि भाई ये कुर्ता आपका, ये दूसरी चादर कहां से आई? उन्हें जवाब देना पड़ा। लेट हो गए मस्जिद में तो वहां पूछा गया कि भाई हम इंतजार नहीं कर सकते आपका, जवाब देना पड़ा। तो जब खुलफाए राशिदीन जवाब दे थे तो फिर ये कौन लोग हैं? ये इस्लामी उसूलों के भी खिलाफ है कि आपने आइन में एक ऐसी शिक शामिल कर दी है जो इस्लामी रूह से मुतसादिम है। ये तो उड़ जाएगी जैसे ये नौकरी से जाएंगे ना, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस दिन आसिम मुनीर साहब जाएंगे ये इस्तिस्ना वाली कहानी खत्म हो जाएगी और ये किसी काम नहीं आएगी। ये पूरा पाकिस्तान क्या दुनिया का हर आदमी जानता है और जो कानून का छोटा सा तालिब इल्म है ना उसको भी आइडिया है कि इस इस्तिस्ना के पीछे है क्या। तो हामिद खान साहब ने और लतीफ खोसा साहब ने जो बातें की है ना उससे मुझे आइडिया हो गया है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के हालात इन दोनों ने भी पढ़ लिए हैं और बाकी लोगों ने भी पढ़ लिए हैं। जो कश्मीर में हो रहा है वो एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी है। वो कश्मीरी जो हमेशा भारत के खिलाफ एहतजाज करने के लिए निकलते थे, इतनी बड़ी तादाद में कभी वो भारत के खिलाफ एहतजाज करने के लिए नहीं निकले जितनी बड़ी तादाद में वो आसिम मुनीर साहब की पॉलिसियों के खिलाफ निकला है। पाकिस्तान के सफारत खाने के बाहर, पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर जितनी बड़ी तादाद में वो निकले वो आसिम मुनीर साहब की पॉलिसीज के खिलाफ निकले। वो नरेंद्र मोदी की पॉलिसी के खिलाफ इतनी बड़ी तादाद में नहीं निकले जितने आसिम मुनीर साहब की पॉलिसी के खिलाफ निकले। ये सारी चीजें पाकिस्तान के इदारों को कैलकुलेट करनी पड़ेंगी कि सिर्फ एक आदमी की नौकरी, उसके इस्तिस्ना, उसकी जिद के लिए, उसके मफाद के लिए या उसको बचाने के लिए क्या पूरे पाकिस्तान के इदारों की कुर्बानी दी जा सकती है? सवाल है, इसका जवाब अपने गिरबान में देखकर खुद ही पूछ लेना चाहिए, अपने आप से पूछ लेना चाहिए। मुल्क क्यों नहीं चल रहा इसकी वजूहात भी हैं। देखिए मैं आपको एक खबर बताता हूं, ये सादी सी खबर है लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीजों का जवाब है। बड़ा खुल के, बड़ा वजाहत के साथ इन्होंने कहा जी कि ये जो इस्तिस्ना लिया गया है ये इस्तिस्ना आइन के मुताबिक है ही नहीं, क्योंकि ये आइन के आर्टिकल्स की खिलाफ वर्जी है। मैं पहले भी आपको कह चुका हूं कि पाकिस्तान का जो पूरा आइन है वो करारदाद मकासद के ऊपर खड़ा है। और करारदाद मकासद क्या है कि मुल्क के आइन में कोई एक भी ऐसी चीज शामिल नहीं की जा सकती जो इस्लामी शरीयत के खिलाफ हो या इस्लामी उसूलों के खिलाफ हो। तो ये तो इस्लाम ही नहीं मानता इस्तिस्ना में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहबजादी के लिए बोला, वहां भी इस्तिस्ना नहीं था कि अगर मेरी बेटी भी ऐसा करती तो मैं हाथ काट देता। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बेटे को सजा दी और सहाबा इकराम ने अपने लिए इस्तिस्ना नहीं लिया, अपनी जात के लिए इस्तिस्ना नहीं लिया। हजरत उमर फारूक से वहां पे पूछा कि भाई ये कुर्ता आपका, ये दूसरी चादर कहां से आई? उन्हें जवाब देना पड़ा। लेट हो गए मस्जिद में तो वहां पूछा गया कि भाई हम इंतजार नहीं कर सकते आपका, जवाब देना पड़ा। तो जब खुलफाए राशिदीन जवाब दे थे तो फिर ये कौन लोग हैं? ये इस्लामी उसूलों के भी खिलाफ है कि आपने आइन में एक ऐसी शिक शामिल कर दी है जो इस्लामी रूह से मुतसादिम है। ये तो उड़ जाएगी जैसे ये नौकरी से जाएंगे ना, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस दिन आसिम मुनीर साहब जाएंगे ये इस्तिस्ना वाली कहानी खत्म हो जाएगी और ये किसी काम नहीं आएगी। ये पूरा पाकिस्तान क्या दुनिया का हर आदमी जानता है और जो कानून का छोटा सा तालिब इल्म है ना उसको भी आइडिया है कि इस इस्तिस्ना के पीछे है क्या। तो हामिद खान साहब ने और लतीफ खोसा साहब ने जो बातें की है ना उससे मुझे आइडिया हो गया है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के हालात इन दोनों ने भी पढ़ लिए हैं और बाकी लोगों ने भी पढ़ लिए हैं। जो कश्मीर में हो रहा है वो एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी है। वो कश्मीरी जो हमेशा भारत के खिलाफ एहतजाज करने के लिए निकलते थे, इतनी बड़ी तादाद में कभी वो भारत के खिलाफ एहतजाज करने के लिए नहीं निकले जितनी बड़ी तादाद में वो आसिम मुनीर साहब की पॉलिसियों के खिलाफ निकला है। पाकिस्तान के सफारत खाने के बाहर, पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर जितनी बड़ी तादाद में वो निकले वो आसिम मुनीर साहब की पॉलिसीज के खिलाफ निकले। वो नरेंद्र मोदी की पॉलिसी के खिलाफ इतनी बड़ी तादाद में नहीं निकले जितने आसिम मुनीर साहब की पॉलिसी के खिलाफ निकले। ये सारी चीजें पाकिस्तान के इदारों को कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि सिर्फ एक आदमी की नौकरी, उसके इस्तिस्ना, उसकी जिद के लिए, उसके मफाद के लिए या उसको बचाने के लिए क्या पूरे पाकिस्तान के इदारों की कुर्बानी दी जा सकती है? सवाल है, इसका जवाब अपने गिरबान में देखकर खुद ही पूछ लेना चाहिए, अपने आप से पूछ लेना चाहिए। मुल्क क्यों नहीं चल रहा इसकी वजूहात भी हैं। देखिए मैं आपको एक खबर बताता हूं, ये सादी सी खबर है लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीजों का जवाब है। एफबीआर में अरबों रुपए की टैक्स बेज़ाब्तियां हुई हैं और कम वसूलियां की गई हैं। बाकायदा निशानदेही की गई थी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर और उसमें यह कहा गया था कि 223 अरब 34 करोड़ की रिकवरी करनी है, उसकी निशानदेही की गई थी। लेकिन उसमें रिकवरी कितनी हुई? 43 अरब की, यानी 350 अरब से ज्यादा की रिकवरी एफबीआर ने की नहीं। और ये एक कहानी नहीं है, हर जगह पे खाना खराब हो गया है। इन्होंने किया यह है कि अवाम को हर जगह पे कट लगाया, अवाम के ऊपर ज्यादा टैक्सेस लगाए,
बिजली के अंदर आवाम को रोल के रख दिया, गैस के अंदर आवाम को रोल के रख दिया, और साथ साथ पेट्रोल से इन्होंने आवाम की जेबें काटी। और जो जगह जहां इनका दाव लगा इन्होंने आवाम को लूटा। कभी शुगर माफिया के साथ मिलकर, कभी गंदम माफिया के साथ मिलकर, कभी आटा माफिया के साथ मिलकर, हर माफिया के साथ मिलकर इन्होंने आवाम की जेबें काटी और अपनी जेबें इन्होंने भरी हैं। मिसाल के तौर पे 4 साल पहले सेनेट चलाने का जो खर्चा था 5 अरब रुपए था इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, और इस बजट में वो खर्चा 10 अरब रुपए रखा गया, यानी दुगना कर दिया 4 साल में। इनको तो चाहिए था कम करते ना। शहबाज शरीफ ने कहा था कि हम खर्चा बचा रहे हैं, हम कफायत शारी की एक मुहिम चला रहे हैं। तो जिस वक्त ये कफायत शारी कर रहे हैं तो इमरान खान साहब के दौर का 5 अरब का खर्चा बढ़ा के 10 अरब कर दिया इन्होंने। कौमी असेंबली का खर्चा 8 अरब रुपए था, अब उसको बढ़ाकर 17 अरब रुपए कर दिया गया। एमएनए की तनख्वाह 1,88,000 रुपए से बढ़ाकर 5,19,000 रुपए कर दी गई। बाकी सारी तनख्वाहें आपके सामने। पंजाब में इन्होंने कैसे बढ़ाई है? वो सिर्फ एक सूबा है खैबर पख्तूनख्वा, जहां पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वर्कर ने नहीं बढ़ने दी, वरना वो भी तबाही फेर देते। तो इनकी तवज्जो इस तरफ नहीं है। वो तो इमरान खान साहब ने अपने वर्कर को ट्रेन ही ऐसा किया है कि वो अपनी पार्टी के भी खिलाफ खड़ा हो जाता है। तो तरजीहात जब ये है ना तो तबाही इसी नौयत की आएगी। एक और बड़ी अजीब चीज मैं आपको बताता हूं। समा टीवी है और ये इसके मालिक है अलीम खान साहब, आईपीपी वाले, और उनको हुकूमत भी बनाकर दी गई गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी के साथ मिलाकर, और बहुत मुमकिन है कि आजाद कश्मीर में भी ऐसा ही एक खेल खेला जाए। अब अलीम खान साहब का चैनल जो है ना वो मरियम नवाज की हुकूमत की मंजी ठोक रहा है, और वो लिख रहे हैं जनाब के लाहौर में हर तरफ कचरे के ढेर हैं, सीवरेज तबाह हो गई है, पंजाब हुकूमत कुछ हमारा सोच ले, अवाम फरियाद कर रही है, बेड़ा गर्क करके रख दिया। तो ये समा टीवी चला रहा है। क्यों चला रहा है? आप समझदार हैं, या तो कोई काम फंस गया होगा, कोई एनओसी फंस गया होगा, या मरियम नवाज की हुकूमत कोई बात नहीं मान रही होगी, या किसी जगह पे कुछ साबित करना चाहते हैं, थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी। देखिए मैं एक चीज आपको फिर क्लियर कर दूं कि ये डूबेंगे तो इकट्ठे ही डूबेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बगैर नवाज शरीफ और जरदारी का काम नहीं चलना। उनको बहुत लंबा झटका लगेगा, कम से कम उनको सियासत में 5 से 10 साल का नुकसान होगा दोनों को, क्योंकि आसिम मुनीर साहब गए और फौज ने इनका हाथ छोड़ दिया, तो अवाम ने तो पहले ही छोड़ दिया, तो इनको रिकवर करते करते 5 से 10 साल लग जाएंगे। इनको तो इस बात का आइडिया है। और फील्ड मार्शल का गुजारा इन दोनों के बगैर भी नहीं है, क्योंकि अगर इन दोनों ने फील्ड मार्शल का हाथ छोड़ दिया तो उनका हाथ थामने वाला और कोई है ही नहीं। तो ये एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी है। फिलहाल ये एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे, जब ये डूबेंगे तो इकट्ठे ही डूबेंगे। और अब हालात वहां तक पहुंच गए हैं कि पाकिस्तान की हर चीज को इन्होंने वहां पहुंचा दिया कि किसी भी जगह पे वापसी का इनके पास कोई इम्कान नहीं है, सिवाय एक चीज के कि डोनाल्ड ट्रंप के जूते की छतरी अभी भी इनके ऊपर है और ये उसके साथ लटक के फिलहाल गुजारा कर रहे हैं। आखिर में नाज़रीन, क्योंकि मैंने ये जिम्मेदारी ली हुई है, मैं आपको बताता रहता हूं, मेरे बहुत सारे पुलिस वाले दोस्त भी हैं, तो रज़ा डार को किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेरा कोई दोस्त परेशान है उसकी वजह से और उसे ऐसा लगता है कि रज़ा डार पे कोई सख्ती हो रही है, कोई डंडा शंडा मारा गया या किसी जगह पे सोने नहीं दिया गया या कोई सख्ती से इंक्वायरी की गई, तो बिल्कुल नहीं। वो बहुत मौज में है, बड़े मज़े में है, बहुत इंजॉय कर रहा है, बल्कि उसको यकीन दिलाया गया है कि बेफिक्र रहें, हम केस को इस तरीके से हैंडल कर रहे हैं कि जल्दी ही आप पहुंच जाएंगे, आप वापस पहुंच जाएंगे अपने घर, बस मामला थोड़ा ठंडा होने दें। 1-2 बड़ी खबरें आएंगी और उन बड़ी खबरों के बीच में रज़ा डार की जमानत हो जाएगी। ये बात आप अभी लिख कर रख लें, और ये आने वाले दिनों में किया जाएगा और इसके लिए तैयारी भी कर ली गई है। बाकायदा पुलिस वाले खुद इरिटेट होते हैं, कहते हैं यार हमें लगता है हमने अपना दामाद पकड़ लिया। क्या मतलब? कहते हैं सर हमें लगता है हमने अपना दामाद पकड़ लिया। जिस तरह का प्रोटोकॉल इस बंदे का है या जितना ख्याल हम इसका रख रहे हैं, इतना तो घर आए हुए दामाद का ख्याल नहीं रखा जाता। बहरहाल डार का नवासा पकड़ा, प्रोटोकॉल तो पुलिस को देना पड़ेगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।